सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 पार्ट 1। तो रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट को हमने जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर आप इससे पहले के लेक्चर के बारे में जानना चाहें तो हमारा लेक्चर 1 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का था। उसके बाद हमने अपना लेक्चर 2 जो है वो बेसिकली फोकस था हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। उसके बाद हमारा लेक्चर 3 जो है लेक्चर 3 हमारा पीपल है ना, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के ऊपर था। ठीक है, इसके 2 पार्ट थे तो हमने कवर कर लिया है। सो दिस इज आवर 10 में से दिस इज आवर 4th यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग स्लाइड्स की तरफ। बेसिकली अगर आप रिसर्च के बारे में बात करेंगे ना, तो रिसर्च जो है आप यहाँ देख रहे होंगे 2 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, एक का री और सर्च। तो री का मतलब होता है अगेन, दोबारा। ठीक है, दोबारा। और सर्च का मतलब फाइंड करना, ढूंढना, खोजना, खोजबीन करना, है ना। तो अब आप देखेंगे तो रिसर्च के इससे क्या मतलब होता है कि दोबारा से कुछ आप फाइंड करेंगे, रिसर्च करेंगे। सिंपल सर्च मतलब है कि ढूंढना, खोजना, पर री का मतलब आ गया कि हम दोबारा से कुछ ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो रिसर्च क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर समथिंग दैट वी डू नॉट येट नो एग्जिस्ट्स। देयरफॉर रिसर्च सजेस्ट लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट एन एग्जिस्टिंग इश्यूज। ठीक है, तो ऑलरेडी कुछ चीजें हमें पता है। ठीक है, पर क्या है कि हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या उसमें से हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो कि हमें नहीं पता है, कुछ नया ढूंढते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं। लुकिंग फॉर समथिंग दैट वी डू नॉट येट नो एग्जिस्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये देखा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पहले ऐसे माना जाता था कि पृथ्वी क्या है, चपटा है। पर जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये देखा, ढूंढा। ठीक है, भारत में भी आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो इन चीज़ों के बारे में खोजबीन की, उन्होंने पता किया। तब उन्होंने जब सर्च किया, फाइंड आउट किया, तब उनको पता चला। क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, वो क्या थी कि अर्थ के बारे में एक नॉलेज कि भाई अर्थ क्या है, चपटा है। ठीक है ना, अर्थ फ्लैट है। लेकिन उन्होंने सर्च किया, इसी को बोलते हैं हम रिसर्च। उन्होंने दोबारा सर्च किया, फिर उनको पता चला, खोजबीन किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नई चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं रिसर्च। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट वी ऑलरेडी नोन। तो कुछ चीज़ें तो हमको पता थी, ठीक है, फिर उस पर जो हम रिसर्च करते हैं। आप भी जब रिसर्च की क्षेत्र में जाएंगे, जब आप रिसर्च की एरिया में जाएंगे, तो आप भी देखेंगे कि आपको जो है कुछ ऑलरेडी वो चीज़ें मिली रहेंगी, कुछ ऑलरेडी वो चीज़ें जिन पर रिसर्च हो चुका है, अब आपको उसको रिफाइन करना है, बेहतर करना है। ठीक है, आपको कुछ नया ढूंढना है। सो इट इज़ अ साइंटिफिक इन्वेंशन टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन नीडेड ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि ये एक वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तौर पे, वैज्ञानिक तरीके से हम जो है क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को उस सब्जेक्ट के ऊपर जिस पे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर आइडिया के ऊपर, पार्टिकुलर जो विषय है, उस पे जो है हम साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हम वहाँ से कुछ जो है इंफॉर्मेशन कुछ ढूंढ के लाएं। इट कैन बी यूज टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, इससे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी हमने कहा कि हमने पृथ्वी के जो है संरचना के ऊपर खोज करना शुरू किया, हमने बिग बैंग देखा, हमने ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह की चीज़ें देखी। ऑलरेडी कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा आइडिया था, फिर उस पर क्या सर्च करके, रिसर्च करके दोबारा से जो है उस नॉलेज को हमने क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, तो डेफिनेशन इसका बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। रिसर्च वर्ड का डेफिनेशन है, आर इज फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, रैशनल वे का मतलब है कि आप कैसे लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, आप इमोशंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, रिसर्च इट इज़ नॉट अबाउट इमोशंस, इट इज़ अ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, आप कैसे अपनी रैशनैलिटी को ऊपर रखते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, मतलब जब आप देखिए, आपको पीएचडी करेंगे ना, तो रिसर्च होता है, तो दैट इज नोन एज दी वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद पोस्ट डॉक होता है, बट फॉर एन एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि वो एक हाईएस्ट डिग्री है एजुकेशन की।
तो वो क्या है, आपको एक्सपर्ट जैसा काम करना है, ठीक है। आप मास्टर्स में नहीं है, आप बैचलर्स में नहीं है कि आप जो है मतलब दूसरों से सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ नया ढूंढना है। आप कुछ जब नया ढूंढेंगे ना तो आप यू विल एक्ट एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के, आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक के एज एन एक्सपर्ट काम करेंगे। सर्च एंड सॉल्यूशन, ठीक है, समाधान ढूंढना है आपको, ठीक है। समाधान, समस्या है और उसका जो है हम समाधान क्या ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस का हिंदी मतलब होता है विशुद्धता, ठीक है, कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें ढूंढनी है, ठीक है। आप मतलब जैसे सपोज करते हैं आपको एक पेपर हमने लिखने को दिया, बैचलर्स में है आप, मास्टर्स में दिए, तो उसमें क्या है आपको एग्जैक्टनेस नज़र नहीं आएगी। जो एग्जैक्टनेस एक पीएचडी में जब आप कर रहे होंगे, जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, जब आप थीसिस लिख रहे होंगे, तब नजर आएगी। वो इसलिए होता है क्योंकि आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को रिफाइन कर लेते हैं। आप पीएचडी मिलती ही इसी चीज़ के लिए है क्योंकि आपने कुछ नया ढूंढा है। यू हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू दैट मे बी फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स और मे बी समथिंग न्यू, आपने कुछ नया ही कुछ ढूंढ लिया, ठीक है। तो एग्जैक्टनेस चाहिए उसमें। एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस का क्या मतलब होता है, विश्लेषण। हमने उसको एनालाइज किया, हमने फैक्टर्स देखे, वेरिएबल्स देखे, फिर हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो एनालिसिस जरूरी है, उसका विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। हमने अभी आपको बताया था फैक्टोरियल एनालिसिस, वेरिएबल्स की बात की हमने, ठीक है। जो हमारे उसमें वेरिएबल्स हैं उनके बीच कैसे रिलेशन है, क्या है। अभी और डिटेल में हम जब रिसर्च पढ़ेंगे ना तो हम उसमें और डिटेल में इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। जैसे ही ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप जो है, आप किसी चीज़ की क्या कर रहे हैं, आप देख रेख कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आप लैब में कुछ काम कर रहे हैं, आप किसी ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करें। क्रिटिकल का मतलब होता है कि आप उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आप अगर किसी दवाई के बारे में आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको उसके पॉजिटिव दिखेंगे और साथ में 2 लाइन नेगेटिव भी मिलेगी कि इस दवाई के खाने से, इस ड्रग्स के यूज़ेस से, इस मेडिसिन के यूज़ेस से आपको ये नुकसान भी शायद देखने को मिलेगा, है ना? तो वो है। उसके बाद क्या है, केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सी से केयरफुल प्लानिंग है कि आप एक प्लान्ड वे में करेंगे। 5 साल का टाइम पीरियड होता है पीएचडी का, तो वो उसको आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है? वो आगे के भी इस यूनिट में हम देखेंगे कि कैसे आपका एक प्लान होना चाहिए, प्रोसेस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव करेंगे मतलब आप प्रोडक्टिव करेंगे कुछ पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। एंड कंडेंस्ड जर्नलाइजेशन। कंडेंस्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी मैं फिर दोबारा वही कह रहा हूँ कि आप बैचलर्स और मास्टर के स्टूडेंट जब आप कहेंगे तो आपने उसको एक जनरलाइजेशन बोला, ठीक है। आपने उनसे बोला एक पेपर लिख के दो, एक असाइनमेंट जैसा है डिसर्टेशन टाइप का, मुझे एक किसी इस टॉपिक के ऊपर लिख के दो, ठीक है। वो बच्चा लिख के देगा, वो एक जनरल व्यू होगा। लेकिन वही आप पीएचडी जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनको बोलेंगे तो उनका कंडेंस का क्या मतलब होता है, सघन, ठीक है। वो बिल्कुल आपको कंडेंस बताएंगे, क्यों, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, उनका बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिवली आपको चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो उनका जनरलाइजेशन क्या होगा, सघन होगा। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी का मतलब है कि भाई, रिसर्च में ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पर है कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। आपने एक्स वाई जेड 100 वेबसाइट है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, हर जगह आप जाएंगे, वहाँ से आपने जो है एक रिसर्च पेपर उठाया, रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर है, स्कोपस है, आपने पेपर उठाया, कॉपी पेस्ट किया, नया कुछ बनाया, चिपका दिया। ये चीज़ें नहीं चलेगी, दिस इज अगेंस्ट दी रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपको क्या है, हार्ड वर्क करना है। आप ऐसे नहीं, आप किसी का काम देख रहे हैं और उसके काम को देख के रेप्लिकेट कर लिए और आप आगे बढ़ गए। तो दिस इज हाउ देर इज अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वन बाय वन हम इन पांचों टाइप्स को काफ़ी डिटेल में आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बेसिक से एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या है बेसिकली। तो जिसमें पहला आ जाता है हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है, आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा, मतलब दिस इज बेस्ड ऑन, इसको हम बोलते हैं, इसको एक और नाम है बेसिक और प्योर रिसर्च, ठीक है।
बेसिक और प्योर रिसर्च होता है फंडामेंटल। अब इसमें क्या है, जैसे हमने कहा कि हम बिग बैंग ढूंढ रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने कुछ कहा, हमने जो है जी वेव्स ढूंढ दिया, ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह पे काम किया। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक, और इसको प्योर रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या है कि भाई हमको ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो कि किसी समस्या का समाधान करे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अप्लाइड, अप्लाई का मतलब ये है कि हम उस रिसर्च को अप्लाई कर सके। जैसे हमने कोविड 19 का ड्रग्स ढूंढ के दे दिया, हमने कोविड 19 का क्या वैक्सीन बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेबल, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह के ड्रग्स बना रहे हैं अभी। आपने रिसेंटली सुना होगा एड्स वगैरह पे जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इस पे रिसर्च हुआ है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च। जब आप उसको एक आपने एक प्रॉब्लम ढूंढा और आपने उसको क्या एक सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च इन सोशल स्टडीज, ठीक है, सोशल स्टडीज में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप किसी पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, पॉपुलेशन और किसी फेनोमेनन, फेनोमेनन के ऊपर आप जो है रिसर्च करते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कि हमको जवाब ढूंढना होता है, जैसे व्हाट, क्या, हु, वेयर एंड व्हेन, ठीक है। क्या, कौन, कहाँ और कब, ठीक है। हम वाई नहीं ढूंढते हैं, हम ये नहीं ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं, ये चार क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या है, हम क्रिटिकल एस्पेक्ट में चले जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जैसे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में ढूंढ रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान है। हमने इससे पहले पीपल एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में देखा भी था, क्लाइमेट पे हमने काफ़ी बात की। तो क्लाइमेट में हम जो है क्लाइमेट चेंजेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों हो रहा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज़ें क्या है, ये एनालिटिकल रिसर्च कहती है। इसमें आप क्रिटिकल होकर सोचते हैं, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट पे देखेंगे। एंड लास्ट होता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल में क्या है, हम इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, आइडियाज़ एंड थ्योरीज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थ्योरीज पे काम करते हैं। अब जैसे आप ज़्यादातर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे ना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो थिंकर्स वगैरह हैं, वो जो है इस पे काम करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस पे काम करते हैं, और वो किसी न्यू थ्योरी को जो है वो क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। इसको हम वन बाय वन थोड़े से डिटेल में देखते हैं। है ना, हमने फंडामेंटल रिसर्च को क्या बोला था, बेसिक और प्योर रिसर्च बोला था, जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी करती है ना। तो अब इसे क्या हमने कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फेनोमेनन वगैरह को जो हम एक्सप्लेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो अब इट इज़ ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर टू अनकवर द न्यू नॉलेज रादर देन बाय स्पेसिफिक इमीडिएट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि हम स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी एस्टेरॉइड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पता नहीं इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी डोंट नो, बट यस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ न्यू नॉलेज, ठीक है। हमने कुछ वहाँ नया ढूंढा, ब्लैक होल, ब्लैक मैटर एट्सेट्रा, कई चीज़, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल रिसर्च। ये ज़्यादातर आपको फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो है इधर मिलेगा देखने को। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब जैसे हमने कहा कि एटॉमिक लेवल पे हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, और हमने क्या क्या किया, मैथमेटिक्स की कुछ थ्योरीज जो है वो डेवलप कर दी, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, उससे जो है कुछ नया निकाल दिया। इन्वेस्टिगेटिंग द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, डीएनए वगैरह पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये नोबेल प्राइज़ मिलता है मेडिसिन में, नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ये सब वही चीज़ें हैं कि वो रिसर्च करते हैं, वो कुछ खोजते हैं, नया ढूंढते हैं, फिर जो है उनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। और हम जो है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, इस पे जो है काम कर रहे हैं, इस पे कुछ ढूंढ के लाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये इनका फोकस होता है प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, सॉल्व करेंगे समस्या, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। जैसे हमने कहा भाई कोविड-19 है ना, एक बड़ी समस्या थी, ठीक है, एड्स आ गया उस समय, जो आपको पता होगा कि पेनिसिलिन वगैरह की खोज की गई थी, ठीक है। अलेक्जेंडर थे ना, जो भी ना फ्लेमिंग फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शायद, ठीक है। अब इस तरह की मेडिसिन वगैरह की खोज की, वो क्या है, रियल वर्ल्ड एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। पुराने ज़माने में होता था, कोई बीमारी फैलती थी तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था, ठीक है। तो लोगों ने दवाई ढूंढनी शुरू की, उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली अप्लाइड होता है, ठीक है, ये समस्या का समाधान ढूंढता है। अब ये बेसिक रिसर्च की तरह नहीं होता है जिसे हमने फंडामेंटल देखा, ठीक है। ये क्या करता है, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करता है और सॉल्यूशंस ढूंढता है और इम्प्रूव करता है, जैसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस को और सर्विसेज को। अब इसके लिए हमने देखा कि इसमें क्या है, बेसिकली ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। आप इसमें सबसे पहले समस्या को ढूंढेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। हमने देखा कोविड हो रहा है, ये एक समस्या थी, तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, फिर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सॉल्यूशन क्या था, वैक्सीन बनाना है, ठीक है, सीरम बनाना है। और अब जो है ये जो है अप्लाइड रिसर्च काफ़ी ज़्यादा जो आजकल देखने को मिलता है, इंडस्ट्री ड्रिवन होता है, ठीक है। हमने कहा कि एक नया ड्रग हमने डेवलप किया किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, ये आ जाएगा अप्लाइड में। और स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन स्टूडेंट लर्निंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, हम देखेंगे कि ये जो है ये किस तरह के इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, छात्रों के लर्निंग को। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमने पहले ही कहा था दिस इज़ वन ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, ठीक है, सोशल साइंसेज के लिए। अच्छा, ये क्या करता है, सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और फेनोमेनन, ठीक है। अब इनका फोकस होता है व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन, क्यों, ठीक है। क्यों को फोकस नहीं करते हैं, क्यों को फोकस नहीं करके हमारा फोकस होता है क्या, कौन, कहाँ और कब। This type of research gathers data to provide a detailed picture of a situation, often through methods like survey, observation and case study. For an example, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। Suppose that I am from political science department. मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मुझे इलेक्शन के समय मुझे लोगों का जो है ना पॉलिटिकल जो बिहेवियर है वोटिंग के ऊपर, ठीक है, जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं, मुझे उनसे पता करना है, मुझे उनका वोटिंग बिहेवियर देखना है। तो मैंने एक स्टडी कर ली वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। तो पहले तो हम इसमें सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि क्या इनका वोटिंग बिहेवियर क्या है, वाट क्या है। अच्छा, बाकी हम फिर देखेंगे कि ये लोग कौन है, जो लोग वोट करने जा रहे हैं वो कौन है, ठीक है। एक तो 18+ होंगे, फिर उसमें हम मेल फीमेल करेंगे, हम उसको एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे, हम उसको जो है उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, एज के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, आप समझ रहे हैं। ये हमने एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जो है उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ जो है उनके जो है एजुकेशनल पर्पसेस हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की कई चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमने कर दिया हु, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। अब हम एरिया एक डिफाइन करेंगे कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ले ली, सपोज हमने मुंबई में हम स्टडी कर रहे हैं, हम दिल्ली में कोई स्टडी कर रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ले लिया, नॉर्थ दिल्ली का एक कोई जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लिया, ठीक है। वहाँ हम चले गए, वहाँ हमने जो है कोई 5 जो है बूथ वो चुन लिया, ठीक है, हमने वो चुना। और व्हेन कब, कब हमने क्या कौन सा टाइम चुना, इलेक्शन का। अब हो सकता है स्टेट इलेक्शन का टाइम हो, या फिर राज्यसभा का चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव हो, या फिर राज्य में चुनाव चल रहा हो। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, बाईपोल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों सवाल का वहाँ पर क्या है आंसर ढूंढेंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। हम यहाँ ये ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो क्यों वोट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों वोट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, तो वोट तो करेंगे। तो क्या है, कौन है, कहाँ है और कब है, ठीक है, इसका हम जो है वहाँ पर ढूंढते हैं, इन सवालों के आंसर देते हैं। तो का ये क्या है, एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है,
ठीक है, जो कि डिटेल बिहेवियर को देखता है, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करता है, इवेंट्स एंड आउटकम्स विदाउट डेल्विंग इनटू द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का यहाँ मतलब है कि हमको जो है, हमने कहा कि हम वोटिंग बिहेवियर पे बात कर रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ अपने सवालों का आंसर चाहिए। अब इससे हमें नहीं मतलब है कि मतलब ये इनके वोटिंग करने से कौन सी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, ठीक है, या फिर इन्होंने कम वोट किया है, किसी को ज़्यादा किया है, डजेंट मैटर। हमको सिर्फ वोटिंग बिहेवियर देखना था कि उनका झुकाव किस तरफ है, वो कौन सी पार्टी जो उनकी फेवरेट रही है, ठीक है, उनको कौन सी पार्टी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, कौन सी पार्टी उनको लगता है कि उन्होंने बेहतर काम किया, या कैंडिडेट, या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जो है वो उनका रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, हम सर्वे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चनर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह है। ठीक है, डेमोग्राफिक स्टडीज़ है, डेमोग्राफिक स्टडीज़ हमने अभी आपको एज, ठीक है, जैसे कास्ट सेंसस वगैरह होता है ना, इसमें हम लोग डेमोग्राफी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब एज हो गया, मेल फीमेल जेंडर, ठीक है, एजुकेशनल लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। तो दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च की अगर हम बात करें, तो एनालिटिकल रिसर्च हमने कहा था आपको क्या है, दिस इज़ फोकस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। जो अभी नॉलेज व्याप्त है उसके ऊपर जो है क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, और फिर जो हम उसको कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ रिलेशनशिप को एग्जामिन नहीं करता, बल्कि ये उससे बियॉन्ड जाता है, उस सिचुएशन को, उस फेनोमेनन को जो समझने की कोशिश करता है। अब इसमें क्या है, हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस उसको टेस्ट करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि स्टडी एग्जामिनिंग द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो हमने देखा क्लाइमेट चेंज जो है जैसे हो रहा है, ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स हैं, हमने कल जैसे इस पे बात किया था, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जो है क्या कर रही है, SO2, N2O, ये चीज़ें जो है क्या कर रही है, हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रही है। तो हम रिलेशनशिप देखेंगे कि हाउ दीज फोर गैसेस, फोर फैक्टर्स इफेक्ट दी प्योर एयर, और जो है एयर के बाकी कंपोजिशन उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो ये क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग हो जाता है। ठीक है, और सोशल मीडिया का टीनेजर्स पे क्या इम्पैक्ट है। अब हमने कहा एनालिटिकल, आप जब भी एनालिटिकल क्रिटिकल की बात करेंगे तो आपको दोनों चीज़ देखनी है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, जैसे मैं सिंपल पूछूँ, पॉजिटिव क्या है कि बच्चे को जो है आज घर बैठे नॉलेज है। पहले क्या था, उनको उनको कुछ क्वेश्चन हुई तो किसी फैमिली मेम्बर से पूछेंगे, या जो है टीचर का वेट करते हैं, अगले दिन क्लास में जाएंगे तो किसी टीचर से पूछेंगे, उसमें भी डर लगता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम पूछ नहीं पाते हैं। ठीक है, और टीन एज एक ऐसा एज होता है हमारा, जिसमें हमारे पास सैकड़ों सवाल होते हैं, हमारे पास बहुत सवाल होते हैं, और कोई जो है उनका उत्तर देने वाला नहीं होता है। तो आज जो है ये आप कह सकते हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि उनके पास गूगल है, यूट्यूब है, हर चीज़ें हैं। वो जो है वहाँ से अपनी जो भी उनको चीज़ जानना होता है, पढ़ना होता है, वो वहाँ से सीख सकते हैं। नेगेटिव क्या है, लोग एडिक्ट हो गए हैं। ठीक है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, लोगों में जो है वो फ़ोन कितने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि बाकी के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे उनका ध्यान नहीं जाता है। ओबेसिटी हो रहा है, 100 तरह की समस्याएँ हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आँखों के पावर का चश्मा बढ़ रहा है। तो ये कुछ समस्याएँ हैं, ठीक है? तो आप क्रिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे इन चीज़ों का। और उसके अलावा क्या है, जैसे फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक अनइक्वालिटी, ठीक है? आर्थिक असमानता क्यों है, ठीक है? तो आर्थिक असमानता अगर है तो हम उसको ढूँढेंगे, क्यों है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, दोनों देखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की अगर हम बात करें, तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बेसिकली क्या है, ये आइडियाज़ के ऊपर काम करता है और थ्योरीज देता है। ठीक है, इसमें डेटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये चीज़ें जो है कम देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती है। इसमें क्या है, बेसिकली हम न्यू कॉन्सेप्ट्स और रीइंटरप्रेट करते हैं एग्जिस्टिंग वंस को। ठीक है, तो ये ज़्यादातर दार्शनिक, जो दर्शन शास्त्र के लोग होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। जैसे फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने देखा कुछ क्लासिकल थिंकर्स थे, ठीक है, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे ही बताई, सपोज इन्होंने लिबर्टी के बारे में डिस्कस किया, एक्स वाई जेड। फिर अभी थोड़े टाइम के बाद क्या है, इनमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, और वो क्या है, जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, जो नए दौर के जो थिंकर्स आएंगे, वो क्या क्या इनको न्यू नियो क्लासिकल, ठीक है, ये नाम दे देंगे, मतलब नवा,
ठीक है, ये नया हो जाएगा। तो अब फिर इसी पे कुछ जो है अलग से चेंज आ जाएगा। जैसे कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने जो है इससे पहले आइडिया दिया, उनसे पहले भी कोई आए होंगे, फिर मार्क्स के ऊपर किसी और ने लिखा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस की तरह चलता है। एक नॉलेज यहाँ से आया, फिर इसमें कुछ ऐड किया गया, फिर कोई नए थिंकर है, उन्होंने कुछ ऐड किया। ठीक है, इम्पेरियलिज्म, न्यू इम्पेरियलिज्म, एक्स वाई, इस तरह की चीज़ें जो है एक प्रोसेस में चलती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं होता है, ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पे एंड एनालाइजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ठीक है, जैसे अभी मैं क्लासिकल की बात कर रहा था, इसके बाद एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी आई, जैसे सपोज टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी। ठीक है, फिर इसी के ऊपर इन्होंने मतलब इन्होंने जो है टेलर साहब ने क्या किया, मानव को मतलब मनुष्य को, ह्यूमंस को एज अ मशीन की तरह ट्रीट किया। ठीक है, अब जो है फिर आ जाते हैं हमारे ह्यूमनिस्टिक थिंकर, ह्यूमन रिलेशन वाले थिंकर्स। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम जो है मनुष्य जो है मशीन की तरह नहीं होते हैं। तो इन्होंने जो है इनको या तो गलत ठहरा दिया। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी दे दी, या जो है इसी को इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, ये बेसिकली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के लिए होता है। द रिसर्चर कैन ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स एंड डेवलप ब्रांड न्यू थ्योरीज और दे कैन बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, तो या तो वो पुराने पे बन जाता है, या फिर वो क्या करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। फिलोसफिकल इंक्वायरीज है एक, जैसे एग्जांपल हो गया इसका। और क्या है, हमने कई नए नए मॉडल्स डेवलप कर दिए एंड एक्सप्लोरिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, इसमें आपको एक याद होगा, एक थीसिस होता है, फिर एंटी थीसिस होता है। ठीक है, अब इससे मिलके क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। अब ये सिंथेसिस क्या बन गया, ये थीसिस बन जाता है, फिर इसका एक एंटीथीसिस आएगा, फिर ये जो है क्या है, सिंथेसिस बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है ये कॉन्सेप्ट किसका है तो आप कमेंट में इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का बड़ा फेमस कोट है। ठीक है, मार्क्स से पहले आए थे ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज है कि ये क्या है, एक सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक है, प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है। ठीक है, सिस्टमेटिक का क्या मतलब है कि जैसे आपने रिसर्च करना शुरू किया ना, तो आपको प्रॉपर जो है एक प्लान करना पड़ेगा कि कौन से साल में, कौन से मंथ में, ठीक है, आपको क्या करना है। आप जब रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं ना, तो आप उसमें एक टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा या अभी नहीं बनाया है, तो वो देखेंगे कि फ्यूचर में उनको एक ऐसा टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपको मंथ्स शो करने होते हैं, यहाँ पर आपको अपने जो है टारगेट शो करने होंगे कि जैसे पहले मुझे क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, फिर क्या करना है, मुझे जो है थीसिस लिखनी है, डेटा कलेक्शन करना है, डिज़ाइन करना है। और ये मंथ्स होता है, आप कौन से मंथ में क्या अचीव करने वाले हैं, इस तरीके से उसमें इसको बोलते हैं हम लोग एक टाइम लाइन। ठीक है, एक टाइम लाइन रिसर्च प्रपोजल में आपको देना पड़ता है। तो ये शो करता है कि आप रिसर्च किस तरीके से करेंगे, एक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ करेंगे। दूसरी चीज़ होती है इम्पेरिकल। इम्पेरिकल का मतलब होता है कि आप ऑब्जर्वेबल एविडेंस एंड डेटा जो है कलेक्शन, उसके थ्रू काम करेंगे। अब उसमें जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे सपोज करें आप एक्सपेरिमेंटेशन फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, फिजिक्स वगैरह में है, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे अभी हमने अभी पहले देखा था, अप्लाइड था। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वगैरह में है, उसमें ऑब्जर्व करते हैं। या आप ड्रग्स वगैरह का जो टेस्ट करते हैं, तो ड्रग क्या है, मेडिसिन और ड्रग्स के टेस्ट में आप जो है पेशेंट के ऊपर कई कई महीनों तक, सालों तक जो ऑब्जर्व एज एन ऑब्जर्वर उनको रखा जाता है। तो आप उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो ड्रग्स किस तरीके से काम कर रहा है, फिर जो है आप उसको पब्लिक यूज़ के लिए उसको लाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना टाइटल और ऑब्जेक्टिव जो क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप कैसे मिनिमम बायस और सब्जेक्टिविटी के साथ काम करेंगे। आपका जो है एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अब जैसे हमने कहा कि हम पॉलिटिकल हम वोटिंग बिहेवियर के ऊपर काम करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हमारा एक क्लियर सा ऑब्जेक्टिव होगा कि ठीक है, व्हाट इज़ द वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, पर्पसिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव और उसके या फिर पर्पस होना चाहिए। और
मतलब ये भी है कि वो क्या कोई समस्या का समाधान कर रहा है, क्या वो किसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम एक एक्स किसी फेनोमेनन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमने वोटिंग राइट्स के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो वो क्या है, वो एक फेनोमेनन को एक्सप्लोर करेगा। फेनोमेनन क्या था, एक इलेक्शन का फेनोमेनन था, एक वोटिंग का फेनोमेनन था। हमने वहाँ पे जो है वोटिंग बिहेवियर, हमने वहाँ पर जो है वो वोटर्स जो वहाँ पर आ रहे हैं, हम उनके बिहेवियर का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए, हमने इसमें बात किया था कि रैशनैलिटी दिखनी चाहिए आपके रिसर्च से। ठीक है, रीज़न होना चाहिए और प्रॉपर प्रिंसिपल्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी हमने एब्स्ट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करेंगे अपने रिसर्च को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल। वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप अपनी स्टडी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी होता है कि आपकी रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, आप एसपीसीएस वगैरह पे जब आप काम करेंगे तो आपको ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह चेक कर लेते हैं, और कई सारे सॉफ्टवेयर हैं वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज और एरर फ्री होना चाहिए, मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि, इसलिए आप देखेंगे कि आप जो है जब डेटा एनालाइज करते हैं तो आप ऐसा 5% ऐसे कुछ एरर लेते हैं। कोशिश ये किया जाता है कि इसको बिल्कुल 1%, 0% तक लाया जाए। तो चूंकि आपकी स्टडी क्या है, प्रिसाइज होना चाहिए और उसमें एरर की जो है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट बट मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है एथिकल। हमने पहले कहा कि आपको रिसर्च इंटीग्रिटी के साथ कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस एक वर्ड यूज़ करते हैं आप जब रिसर्च में आएंगे, प्लेजरिज्म। ठीक है, ये चेक होता है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपने कंटेंट कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, इस पे लिमिट है। अगर आपके थीसिस में, आपके पेपर में 10% से अधिक आपने जो है फ्लैग रिपोर्ट आ गई तो आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एथिक्स तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च है। ठीक है, एथिकल गाइडलाइन मतलब कहने का ये मतलब होता है, एथिकल गाइडलाइन इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और होती है इसमें, जैसे सपोज आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च में है या किसी चीज़ के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, तो चूंकि आप उसमें क्या है कि अगर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है तो आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उनको जो है सिर्फ ऐसे एक लैब उसकी तरह यूज़ नहीं कर सकते ना, मशीन की तरह, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज इथिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, पॉजिटिविज्म देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, पॉजिटिविज्म का मतलब होता है फिलोसफिकल स्टांस विच एम्फेसिस दैट नॉलेज इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो है आप कह सकते हैं एक दार्शनिक स्टांस है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ज्ञान कहाँ से मिलता है, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसको मेजर करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तरीके से। सो इट्स रिलाइज ऑन द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये वैज्ञानिक तरीके पे डिपेंड करता है और एम्पेरिकल एविडेंस पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, यूनिवर्सल लॉज को डिस्कवर करता है थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स का मतलब आ गया कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होने का बड़ा कम सवाल है। ठीक है, हम जो है इसको क्वांटिफाई कर देते हैं, नंबर्स में ले आते हैं। अब इसमें 5 प्रिंसिपल्स जो है वो होते हैं पॉजिटिविज्म में, ये याद रखना है आपको। एक तो फेनोमेनलिज्म है, दैट मीन्स कि नॉलेज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सेंस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है, सेंस के थ्रू जो है आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। डिडक्टिविज्म है, द गोल ऑफ थ्योरी इज टू डेवलप हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड एंड मेक लॉस। ठीक है, इंडक्टिविज्म होता है द ग्रुप ऑफ फैक्ट दैट डिलीवर्स द बेसिस फॉर लॉस एंड नॉलेज। ठीक है, तो ये दोनों जो इसके पार्ट है, डिडक्टिविज्म एंड इंडक्टिविज्म, इसको और हम डिटेल में देखेंगे। ऑब्जेक्टिविज्म है, क्या होना चाहिए, वैल्यू फ्री होना चाहिए और साइंटिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पॉजिटिविज्म किस चीज़ों पे बात करता है, ये बात करता है, आपको याद रखना, एम्पेरिकल एविडेंसेस पर। ठीक है, मतलब डेटा जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, नंबर्स में है, हम उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ। और वहीं पर पोस्ट पॉजिटिविज्म किस चीज़ पे फोकस करता है, stance that acknowledge the limitation of achieving objective true while still valuing empirical evidence and scientific methods। ठीक है, ये कहता है कि चूंकि ह्यूमंस हैं, हम मनुष्य हैं,
तो हम किसी चीज़ को लेके बायस हो सकते हैं, हमारा जो है खुद का एक परसेप्शन हो सकता है हमारा। तो इसलिए क्या होता है, कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है हमारे ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो हम पॉजिटिविज़्म में देख रहे थे उसको जो है इम्पैक्ट करती है, ठीक है? तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, मिक्स्ड मेथड्स को अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि हमने पॉजिटिविज़्म में क्या देखा था, क्वांटिटेटिव, ये क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं क्वालिटेटिव के साथ, ठीक है? तो ये मिक्स्ड हो जाता है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, मिक्स्ड मेथड अप्रोच यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को यूज़ कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि इनको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाता है किसी टॉपिक का, क्योंकि आप हर चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप इमोशंस को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप फीलिंग्स को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है क्वालिटेटिव स्टडी की, ठीक है? तो सपोज जैसे हमने कहा कि वोटिंग बिहेवियर का आप कर रहे थे, वोटिंग बिहेवियर को लेके आपने क्या किया, एक क्वेश्चनर बनाया, आप वहाँ सर्वे करने जाते हैं, आपने उसमें से 20 क्वेश्चन रखे, उनसे पूछे, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव सेट हो गया। आपके पास नंबर्स हैं कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन पे 25 लोगों ने येस टिक किया है, दैट मीन्स कि इन्होंने इनको वोट किया। इस पे 25 लोगों ने नो टिक किया है, तो ये क्या है, आपने इसको क्वांटिफाई कर दिया। लेकिन वहीं पर जो है कुछ जो है, अगर आप क्वेश्चन ऐसा क्वालिटेटिव डालते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं सब्जेक्टिव टाइप के, कि आपने इस पार्टी को ही वोट क्यों किया, या आपने इस व्यक्ति को ही वोट क्यों किया, तो वो उसका क्या आंसर देंगे, उसका आंसर जो इमोशन से आएगा, उसका आंसर क्वालिटेटिव आएगा, ठीक है? आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन इसका ये, आप देखिए इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा भी आ गया, लेकिन आपने उससे 4 जो है क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा भी आ गया। अब जब आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विनर था वो इस पार्टी का था, और वो क्यों था, क्योंकि आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, आपने उनसे जो है क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी पूछे हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो इसलिए मिक्स्ड मेथड क्या है, ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में आ जाता है, और इसको एक बेटर माना जाता है, ठीक है? अब देखिए पॉजिटिविज्म में क्या है, ये बेसिकली इन स्ट्रिक्ट फॉर्म में देखें तो ये सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है, जो कि साइंटिफिक मेथड से ही डिस्कवर किया जाएगा। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी जो है ना, वो सिर्फ साइंटिफिक मेथड से नहीं है, वो जो है हमारे पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जो है एक मिक्स्ड की तरफ चला जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है पॉजिटिविज्म में, आपको याद रखना है कि वो बिल्कुल साइंटिफिक मेथड्स और एम्पिरिकल एविडेंस में ही फोकस करता है। वहीं पर पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम क्या है, हम ह्यूमन बाइस, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन परसेप्शन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है? अब इसमें देखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप रिसर्च करने के लिए सोच रहे हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है रिसर्च प्रॉब्लम ढूँढना पड़ेगा कि आप क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं। मतलब आखिर समस्या क्या है जो आपको लगता है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी। सपोज़ मैं माइग्रेशन पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि हाँ, कोई एक एरिया है, यहाँ से माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र में कई सारी समस्याएँ आ सकती है, ठीक है? अब जो है वहीं प मतलब हो सकता है ये एक रूरल क्षेत्र हो, और जहाँ लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो एक अर्बन क्षेत्र होगा, नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो यहाँ पर जो क्या है, अब एक तो ये फैमिली से दूर हैं, ठीक है, रेमिटांसेस भेजते हैं, प्रॉपर जो है इनका जो है सिटी जो है वो मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है? और अर्बन में क्या हो गया, यहाँ कंजेशन हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है? रहने के लिए 1000 लोग की जगह थी, पर यहाँ 5000 लोग रह रहे हैं, और गांव में 1000 लोग की रहने की जगह थी, यहाँ 500 लोग भी नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है? तो मेरे लिए दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाई आई थिंक कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, ठीक है? अब आपने कोई ऐसा, तो आपको क्या है, एक प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर रिसर्च। आपको एक समस्या दिखनी चाहिए, ठीक है? जैसे हमने कहा था कोविड, कोविड एक समस्या थी। अभी क्या था कि इनका जो है वैक्सीन ढूंढना था, इसकी जो मेडिसिन ढूंढनी थी, तो इसको एज ए समस्या ढूंढ के लोगों ने काम करना शुरू किया, ठीक है? तो सबसे पहला काम है एक रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना, फिर जो है आप अपने रिसर्च को कैसे डेवलप करते हैं वो देखना है, ठीक है?
उसके बाद आपके पास क्या है, एक वर्किंग हाइपोथेसिस होना चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। दैट इज टर्म कॉल्ड एच नॉट, ठीक है, और एच ए, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें आप कुछ मान के चलते हैं। सपोज हमने प्रैक्टिस हमने हमने कोई एक हाइपोथेसिस ले ली कि कोई एक्स वैक्सीन जो है ये कारगर है कोविड में। ठीक है, तो मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कि क्या ये कारगर है कि नहीं है। ठीक है, तो फिर ये इसमें जो नल हाइपोथेसिस लगेगा। फिर जो हम अगर हमने ये टेस्ट कर लिया और हमें लगा कि ये कारगर है, फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, मतलब नल और अल्टरनेट ये जो है ये दोनों जो इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे तो आपको रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है बेसिकली आप एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिसमें क्या है, आप कैसे मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम कम लगे, आपका एफर्ट्स कम लगे, आपके जो है पैसे कम लगे। ठीक है, क्योंकि आप रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ही यही है कि आपने सपोज शेड्यूल किया कि हमें जो है विद इन 3 मंथ्स इतने प्लेसेस पे जाके इतने इंटरव्यूज़ करने हैं, तो आप उसके लिए एक्सपेंडिचर लगेगा, पैसे लगेंगे, मनी लगेगा, आपको यूनिवर्सिटी से लीव लेनी पड़ेगी, ड्यूटी लीव एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। आप तो क्या है, आपका रिसर्च डिज़ाइन इस तरीके से होना चाहिए कि इससे जो है ना आपको आउटपुट आपका जो है वो मैक्स हो जाए, मैक्सिमम आउटपुट हो जाए आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप सैंपल डिज़ाइन करेंगे। सैंपल डिज़ाइन क्या होता है? सैंपल डिज़ाइन होता है जब आप आप ये डिसाइड करेंगे कि सपोज आपने एक सर्वे क्वेश्चनेयर करना है, आपके रिस्पोंडेंट्स कौन हैं, कैसे हैं, इनको कैसे आप ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप ये रिस्पोंडेंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपने इनको ढूंढा कैसे? सपोज मैंने स्लोविन का फार्मूला लगा दिया, हमने ढूंढ लिया, हमको 400 रिस्पोंडेंट हैं। फिर ये 400 रिस्पोंडेंट आपको कौन से एरिए से होंगे, कौन से विलेज लेना है, ब्लॉक लेना है, और इसी ब्लॉक को लेना है तो क्यों लेना है, इसी डिस्ट्रिक्ट को लेना है तो क्यों लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया, हाँ भाई हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, कहीं से भी उठा रहे हैं। ठीक है, सिंपल ही लिया है तो क्यों लिया है, पर्पसिव है, स्ट्रेटिफाइड है, क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको अपने सैंपल डिज़ाइन में, रिसर्च के अंदर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमारे 400 बंदे हैं, 400 के ऊपर हमें काम करना है, फिर हमने उनको जो आइडेंटिफाई कर लिया कि किन किन एरिया से जाके हमें कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आ जाता है सेट्स ऑफ डेटा। जब हम डेटा कलेक्शन करेंगे तो जो ये हम, ठीक है, फेस टू फेस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम इनसे क्वेश्चनेयर सर्वे करवा रहे हैं या फिर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो जो दोनों तरफ के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा हम लेंगे, ये होता है हमारा प्राइमरी सेट ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी इसलिए है क्योंकि हमने खुद जाके ये डेटा लिया है, हमने खुद फील्ड सर्वे किया है। और सेकेंडरी डेटा एक होता है जो कि हम क्या है, किसी और ने वो स्टडी किया है, वो हम अपने में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर पॉपुलेशन के लिए हम नॉर्मली क्या है, सेंसस डेटा की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, या गवर्नमेंट की और वेबसाइट्स वगैरह है, वहाँ से हम स्टैट्स वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा हम लेते हैं जो कि किसी दूसरे ने किया, ये आपका काम नहीं है, आप उसको एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अनदर किसी पर्सन का बनेगा। प्राइमरी काम जो है आपका होता है। ठीक है, सेकेंडरी किसी और का काम होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स होंगे। उसके बाद अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है तो आप जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो आपने डेटा लिया, क्या आप देखेंगे कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है, क्या जो हमने चीज़ें इकट्ठी की है, कलेक्ट किया है, क्या वो इट इज़ वर्किंग गुड। फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट। ये मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट ये हर हर रिसर्च में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा आ जाता है। अब इसमें क्या है, कभी कभी क्या है, कुछ इरेलीवेंट डेटा आता है। इरेलीवेंट का मतलब होता है जैसे कुछ डेटा क्या है, रिडंडेंट है। ठीक है, एक टाइम के बाद जैसे क्या हुआ, आपने क्वेश्चनर 400 फिल कराने शुरू किए, आपने 200 300 तक किया, उसके बाद क्या है, आपको वो चीज़ें क्या है, रिडंडेंसी हो गई कि आपको लगने लगेगा कि वही सेम डेटा मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि उस वो क्वेश्चन ना अब एक टाइम के बाद इररिलेवेंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इररिलेवेंट है मतलब आप समझ रहे हैं कि रिडंडेंट है, या फिर आपको आपका जो है रिसर्च थीसिस में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है ठीक से। ठीक है, तो आप जो है वो डिवाइड करेंगे। और एक होता है रेलिवेंट डेटा। रेलिवेंट डेटा को क्या है, आप इसको आप कोड करते हैं। ठीक है,
रेलिवेंट डेटा को आप नंबर करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। अगर आप स्पेसेस वगैरह में कभी काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप क्या है कि कभी कभार वहाँ जो है प्रॉपर आपको लेबलिंग करनी पड़ती है, नंबर्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। आपको एक एक जो है अपने डेटा सेट्स को, एक एक वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है। कभी कभी जो है आप ये एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल में कोडिंग करते हैं और फिर उसको एसपीएसएस में बर्न करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है, ये आप रिलेवेंट डेटा के साथ इस तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, जो आपने हाइपोथेसिस लिया है आप उसको टेस्ट करते हैं। कई बार जो है इसको जो है आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में रिसर्च क्वेश्चन के साथ भी इसको जो है रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, हाइपोथेसिस। अब इसके लिए क्या है, कई सारे टी टेस्ट होते हैं, का स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है, अनोवा है, अनकोवा है, एफ टेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप उसमें ये चेक करते हैं, हाइपोथेसिस से आपको ये पता चल जाता है कि जो आपने डेटा लिया है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, उसका दिशा किस तरफ है, ठीक है। क्या आप नल हाइपोथेसिस की तरफ मूव कर रहे हैं, अल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो आप जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू ये चीज़ें पता कर सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आप क्या करते हैं, समराइज करते हैं और अपना जो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिया था, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और मतलब करते हैं, करना चाहिए आपको कि भाई आपने जो ऑब्जेक्टिव के साथ काम शुरू किया था, क्या आपका रिजल्ट उस चीज़ को जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो आप उसको लिंक करेंगे अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। अगर आपने कोई नई थ्योरी ढूंढी है, आपने कोई रिकमेंडेशन दिया है, आपको लगता है कि आप अप्लाइड रिसर्च है या आप डिस्क्रिप्टिव में ही हैं या फंडामेंटल में हैं, तो आपने कुछ नई चीज़ें ढूंढी होगी, कुछ एग्जिस्टिंग लिटरेचर पे काम किया होगा, तो आपने कुछ रिकमेंडेशन देंगे, तो वो आप जो क्या है उसको इंटरप्रिटेशन और रिकमेंडेशन में यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट इज रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आई विल मेंशन दिस थिंग हियर, आपको लैंग्वेज जो है अपनी सिंपल रखनी है, इतनी सिंपल लैंग्वेज रखनी है, आपको बिल्कुल हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखना है, सिंपल लैंग्वेज इसलिए लिखना है ताकि कोई पढ़ने वाला व्यक्ति उसको आसानी से समझ पाए, ठीक है। क्योंकि आप रिसर्च इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को क्या कर सके, लोगों को जागरूक कर सके, लोग आपकी चीज़ें पढ़ सके, आप उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल एज, ठीक है। आप जितने भी अच्छे लिखने वाले लोग हैं ना, वो सिंपल लिखना चाहते हैं, ताकि उनको ये समझ रहता है कि मेरा काम जनरल लोगों के बीच जाए, ठीक है। जनरल कोई भी व्यक्ति पढ़े ना तो उसको समझ में आ जाए। साथ ही साथ इसमें क्या एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि आप कैसे इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे आप चार्ट्स यूज़ करेंगे, ग्राफ, टेबल, इलस्ट्रेशंस वगैरह यूज़ करेंगे, ताकि जो चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है वर्ड्स में ना चीज़ें बोरिंग हो जाती है, ठीक है। अब एक पेज आपने वर्ड्स में लिखा और वही एक पेज में आपको अच्छा सा एक चार्ट और ग्राफ बना के दिखा देंगे, तो उसको समझना और पढ़ना क्या होता है, आसान होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन में हमें इन चीज़ों को जो है देखना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो दैट विल लाइक हमारा आउटकम जो है वो ज़्यादा बेटर नज़र आता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बिफोर एंडिंग दिस सेशन वी विल जस्ट रिवाइज इट, ठीक है। तो हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड देख रहे थे, ठीक है, वो हमने देखा, हमने रिसर्च को जो है डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, क्या मतलब होता है, री मतलब अगेन एंड सर्च मतलब फाइंड आउट, ठीक है। इसको काफ़ी डिटेल में हमने देखा। फिर हमने डेफिनेशंस देखा कि पूरे जो इसमें वर्ड हैं, सारे वर्ड्स की कुछ जो एक मीनिंग है, एक डेफिनेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे तो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च देखे, जिसमें हमने देखा फंडामेंटल रिसर्च देखा, जो कि बेसिक और प्योर रिसर्च होता है, जिसमें कुछ नया हम डिस्कवर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा अप्लाइड रिसर्च, जिसमें एप्लीकेबिलिटी होती है, कि हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसका कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो कि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने देखा कि सोशल साइंस के स्टैंड में ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। आप उस पर क्वेश्चंस के आप सवाल ढूंढते हैं, फोकस करते हैं आपका वाट, क्या, हु, कौन, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। वाई पे फोकस नहीं रहेगा आपका, याद रखना है आपको, ठीक है। वाई के अलावा, क्यों के अलावा आपका क्या, कौन, कहाँ, कब, इस पे फोकस करेंगे। इसमें हमने वोटिंग बिहेवियर का एक एग्जाम्पल लेके देखा था। फिर एनालिटिकल रिसर्च आ जाता है, जिसमें हम क्रिटिकल होके जो है दोनों तरफ देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं।
कॉन्सेप्शनल रिसर्च पे हमने देखा कि हम क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन थ्योरी पे फोकस करते हैं, ठीक है। हम कोई नई थ्योरी निकालते हैं, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है आप देखेंगे जब आप थिंकर्स को पढ़ेंगे या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में जाएंगे, ठीक है, या पब की थ्योरीज में पढ़ेंगे, अब जो भी आप सब्जेक्ट में होंगे तो आप देखेंगे कैसे एक स्टैंड सा चलता है, एक थीसिस आता है, फिर उसके ऊपर कुछ जो है उसको चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या कोई अपनी उस पर नई थ्योरी लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा रिसर्च का, क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पसिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इथिकल, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिफ्रेंशिएट किया था। पॉजिटिविज्म क्या था, पॉजिटिविज्म में हमने एविडेंस और साइंटिफिक मेथड्स पे बात किया था, ठीक है, एम्पेरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड्स। और वहीं पे पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, इसमें आप ह्यूमन बायस और इंटरप्रिटेशन को जो है वो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो पोस्ट पॉजिटिव कहता है कि रिसर्च जो है ये सिर्फ जो है साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक मेथड्स और एम्पेरिकल एविडेंस का आउटकम नहीं है, ठीक है, वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव को भी जो है इंक्लूड करता है, ठीक है। स्टेप्स में हमने देख लिया था कि आपको पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करना है, प्रपोजल लिखना है, फिर आपको वर्किंग हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, फिर रिसर्च डिज़ाइन था, फिर उसके बाद हम सैम्पल डिज़ाइन करेंगे, फिर हमारा डेटा कलेक्शन का है, उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके बाद हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, फिर हमने जो हाइपोथेसिस लिया था वर्किंग हाइपोथेसिस, हम उसको टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं या फिर रिकमेंड करते हैं, और लास्ट में report writing and presentation. Okay, so this is all for today. Okay, thank you everyone. Thank you.